So hey, welcome to Farmers. Let's make it easy. This is the second part of MedChem semester 5th, chapter 1st. ठीक है. So sorry, this is unit first and the unit first के अंदर जो हमारा जो चैप्टर 2 है जिसका नाम है एंटीनियोप्लास्टिक एजेंट्स, वो हम कंटिन्यू करने वाले हैं. ठीक है. ओके, करेक्शन कर दिया मैंने. तो इसमें हमें 3 SAR के बारे में पढ़ना है. ठीक है. और हमें पढ़ना है कि बेसिकली नियोप्लास्टिक होता क्या है और उससे हम लोग बच कैसे सकते हैं, लाइक उसके मेडिकामेंट्स क्या है. तो फर्स्ट, एंड व्हाट इज़ एंटी नियोप्लास्टिक एजेंट, मतलब कैंसर सेल्स क्या होते हैं, एंटी कैंसर सेल्स क्या होते हैं. पहले से पढ़ना पड़ेगा कि हमें कैंसर क्या होता है. कैंसर एक बीमारी है जिसमें जो सेल है वो रैपिडली ग्रो होता रहता है और एक लिमिट होती है. सपोज़ करो एक दिन में हमारा सेल डिवाइड होना चाहिए 2 से 4. ठीक है. सपोज़ ये एक लेमन नंबर है. अब ये 2 से 4 होना चाहिए, पर आपका बॉडी सिंथेसाइज कर रहा है 10 से 20 पर डे. ठीक है. अब वही 4 8 बनाएगा, वही 8 16 बनाएगा, पर जो आपका बन रहा था 10, वो 10 से 100 बनाएगा, 100 से 1000 बनाएगा. तो आप देख सकते हो कि कुछ ही दिनों में आपको कितना सारा वो सेल्स देखने को मिल जाएगा. दिस इज़ वॉट कैंसर डू. ठीक है. कैंसर ये काम करता है, पर मेन थिंग इज़ कि आपका जो नंबर ऑफ ग्रोइंग है, मतलब कि हाइपरट्रॉफी है जो कि बढ़ रहा है, नंबर ऑफ सेल बढ़ रहा है आपका, वो बढ़ तो रहा है पर डेथ भी कम हो रहे हैं. इसका मतलब क्या हुआ. सपोज़ करो कि एक दिन में 4 बनने चाहिए थे और 2 को मर जाना चाहिए था. ओके. एक दिन में 4 सेल बनने चाहिए थे और 2 को मर जाना चाहिए था, पर 4 के बजाय 10 बन रहे और मर सिर्फ एक ही रहा है. ठीक है. तो ये भी सेल कैंसर इस तरह से हो सकता है आपकी बॉडीज़ में. ठीक है. तो अब हम लोग पढ़ते हैं कि इट इज़ अ ग्रुप ऑफ डिजीज दैट इन्वॉल्व्स एबनॉर्मल या अनकंट्रोलेबल सेल डिवीजन ऑफ द बॉडी सेल. ओके. सेल डिवीजन क्या होता है, देखो 2 तरीके से होता है, मियोसिस और माइटोसिस. माइटोसिस से होता है आपके बॉडीज़ का डिफ्रेंशिएशन, लाइक बॉडीज़ के जितने भी सेल है, ठीक है, वो माइटोसिस से बनते हैं. और जो सेक्स सेल्स हैं, आपके गैमेट्स वगैरह हैं, ठीक है, ये सब जो जितने भी सेल्स हैं वो मियोसिस से आपके बनते हैं. तो फॉर एग्जांपल मैं मियोसिस ले लेता हूँ. इसमें क्या होगा, ये 1 से 2 बनेगा, 2 से 4 बनेगा, 4 से 8 बनेगा. ठीक है. पर यहाँ पे क्या है, ये अनकंट्रोलेबल वे में स्टार्ट हो जाएगा ग्रो होना, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, इसकी लिमिट फिक्स नहीं रहेगी और पता है बहुत सारे ग्रो होना स्टार्ट हो जाएंगे. तो सपोज़ करो ये रहा पेरेंट सेल और 1 से 2 बन रहा है, 2 से 4, 4 से 8 एंड सो ऑन, ये बढ़ता जा रहा है. तो आपका सेल ऐसा दिखना चाहिए था, एक बाउंड्री में पैक होना चाहिए था. ठीक है ना. पर आपको एक बम्प देखने को मिलेगा वहाँ पे जहाँ पर भी कैंसर हो रहा होगा. ये डिपेंड करता है कि कहाँ पे हो रहा है. अगर स्किन पे हो रहा है तो स्किन पे आपको बम्प देखने को मिलेगा. वो बम्प को हम लोग कहते हैं नियोप्लाज्म. बम्प मतलब होता है उठा हुआ. ठीक है ना, उठा हुआ सरफेस, तो नियोप्लाज्म उसको कहेंगे. पर जब ये नियोप्लाज्म एक लिमिट के बाद और बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा तो हम उसको नाम दे देंगे ट्यूमर. तो नियोप्लाज्म क्या होता है, ये एबनॉर्मल मास ऑफ द टिश्यू होता है जो कि ग्रो होता है और डिवाइड हो जाता है बहुत सारे पार्ट में. देन दे शुड और डू नॉट डाई, और ये मरते भी नहीं हैं. एंड व्हेन दे शुड बी दे लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ द ट्यूमर. उसके बाद वो किस फॉर्म में बन जाते हैं, ट्यूमर के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं. अब बेसिकली ट्यूमर 2 तरीके के होते हैं, बिनाइन और मैलिग्नेंट. बिनाइन मतलब क्या होता है, जब ये हो रहा होता है ना तो ये एक ही जगह पे होता है, लाइक आपके स्किन पे है ना, आपके स्किन के मिडल फिंगर पे है. तो मिडल फिंगर पे अगर कैंसर हो रहा है फॉर एग्जांपल, तो उस वक्त तो बिनाइन सिचुएशन में, तो इस सिचुएशन में आप क्या कर सकते हो, अपनी उंगली को काट के फेंक दो. ठीक है. उस वाले पोर्शन को काट दो, या फिर बस कैंसर को काट को फेंक दो, तो आप प्रिवेंट हो सकता है वो कैंसर. ठीक है. इसलिए हम लोग उसको कहते हैं बिनाइन. तो एट लोकल पार्ट ये कहीं पर भी फैलता नहीं है. ठीक है. पर प्रॉब्लम कहाँ आता है, प्रॉब्लम आता है हमारा मैलिग्नेंट में. मैलिग्नेंट क्या है, जब आपका कैंसर फुल्ली डेवलप हो जाता है ना फर्स्ट स्टेज के बाद, तो वो ब्लड के थ्रू, उसके कुछ पार्ट्स ब्लड के थ्रू ट्रैवल करते हैं और अलग अलग बॉडी में पहुंच जाते हैं आपके, और वहाँ पर भी वो कैंसर डेवलप करने लग जाते हैं. तो वो वाला स्टेज बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होता है, क्योंकि उसको प्रिवेंट करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, और कहीं ना कहीं हद तक ये इम्पॉसिबल है, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल अभी के टाइम पे. तो उस तरह के सिचुएशन को हम लोग कहते हैं मैलिग्नेंट कैंसर. ठीक है ना. ये बहुत ज़्यादा डेंजरस होते हैं. अब मैंने बता दी कि सेल एबनॉर्मल वे में ग्रोथ होता है और बहुत सारे सेल में कन्वर्ट हो जाता है.
तो अभी किस वजह से होता है, तो कंडीशन इसकी ये है कि वो फॉलो नहीं करते अपना प्रॉपर वे, जितना बनना चाहिए, जितने टाइम पे जितना बनना चाहिए, जितना डिस्ट्रक्शन होना चाहिए था, एप्टोसिस होना चाहिए था, वो सब नहीं होता है। अनकंट्रोलेबल वे में सेल डिवीज़न होता है, टिश्यू पे इन्वेड करता है और अलग अलग पार्ट पे वो फैल जाता है, जिसकी वजह से आपको अलग अलग एरिया में मैलिग्नेंट कैंसर देखने को मिलता है और साथ ही साथ इनका जो डेथ रेट है वो भी कम हो जाता है। तो दिस इज़ व्हाट अ कैंसर इज़। और हम लोग इसको थोड़ा सा पढ़ते हैं कि कैंसर के टाइप्स। तो उसको पढ़ने से पहले हम लोग जान लेते हैं कि किस वजह से होता है कैंसर। तो डिपेंड करता है, कैंसर किसी भी वजह से हो सकता है आपको। सपोज़ फर्स्ट लेता हूँ केमिकल। सपोज़ करो आपको एक फैक्ट्री में काम करते हो, वहाँ पे आपको प्लास्टिक से गुजरना पड़ता है, माइक्रो प्लास्टिक से गुजरना पड़ता है, तो वो आपके बॉडी में जाके आपके केमिकल डीएनए पे चेंजेस लाते हैं, जिसकी वजह से आपको कैंसर वहाँ देखने को मिल जाता है। तो फर्स्ट ईयर हो गया केमिकल वे से आपको कैंसर देखने को मिल सकता है। रेडिएशन बहुत कुछ हो सकते हैं। आपके विजिबल रेज के नीचे जितने भी रेज होते हैं उनसे आपको कैंसर हो सकता है। यूवी रेज हो गया, माइक्रोवेव्स तो ठीक हो सकता है, माइक्रोवेव्स इतना बुरा नहीं है, पर आपका गामा रेज हो गया, ठीक है ना, बीटा रेज हो गया, अल्फ़ा रेज हो गया, इन सब से भी आपको कैंसर देखने को मिल सकता है। पर अभी जो फ़िलहाल हमें दिक्कत है, जो सन से यूवी रेडिएशन आता है, उससे भी हमें कैंसर्स देखने को मिल जाते हैं। साथ ही साथ आपको किससे कैंसर देखने को मिल सकते हैं, आपके एक्सरे से भी कैंसर होने के चांसेस होते हैं आपको, ठीक है ना। और फिर आता है हेरिडिटी क्या होता है, आपको पूर्वज से मिला है ये चीज़, ठीक है ना। अब वो डिपेंड करता है, दो तरह के जीन होते हैं हमारे पास। ऑनको मतलब होता है कैंसर, और कैंसर को सप्रेस करने वाले जीन और कैंसर को स्टिमुलेट करने वाले जीन्स, दो तरह के जीन्स हमारे बॉडी में होते हैं। सप्रेसर जीन कम करते हैं और ऑनको स्टिमुलेट जीन बढ़ाते हैं। तो हेरिडिटी से हमें ये वाला जीन देखने को मिलता है कई बार, ठीक है, जिसकी वजह से हमारे बॉडी में कैंसर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और जो सप्रेस कर रहे थे उसकी मात्रा कम हो जाती है और जो स्टिमुलेट करते हैं उसकी मात्रा बढ़ जाती है, जिसकी वजह से हमें कैंसर देखने को मिलता है। और ये हेरिडिटरी कंडीशन है, बहुत ही अभी तो रेयर है पर कई सिचुएशन में देखा गया है। फिर आता है डाइट। अगर आपका डाइट प्लान बहुत ख़राब है तो उसके वजह से भी आपको कैंसर देखने को मिल जाता है। सपोज़ करो कि आप एक टोबैको कंज्यूमर हो या फिर सिगरेट्स कंज्यूमर हो या अल्कोहल तो काइंड ऑफ ठीक भी है, ठीक है, वो कुछ और अलग वे में आपको नुकसान पहुंचाता है, बट आपका जो निकोटीन वगैरह है टोबैको में बहुत ही हैवी मेटल्स होते हैं, वो आपको कैंसर कोजिंग एजेंट्स होते हैं। टाइप ऑफ कैंसर्स, कितने तरह के कैंसर्स होते हैं, वैसे तो बहुत तरह के कैंसर्स हैं, इसके ऊपर पूरी बुक बनी पड़ी है, पर मैं आपको मेनली केयरवेल में ये लिखा हुआ था 4 तरह के, जो कि पेपर के लिए सफिशिएंट है, तो 4 ही मैंने अभी रखा है। फर्स्ट आपका स्किन कैंसर, जब स्किन में होता है उसको हम लोग कहते हैं कार्सिनोमास। क्या कहते हैं, कार्सिनोमास, स्किन कैंसर्स होते हैं। इसमें क्या होता है, बम्प हो जाता है। सपोज़ करो ये रहा आपका ऑर्गन, ठीक है, उसके ऊपर फूल जाएगा, उस तरह के कैंसर्स को हम लोग कहते हैं कार्सिनोमास। ये मेजरली स्किन्स पे देखे जाते हैं। आपके ब्रेस्ट हो सकते हैं, वो प्रोस्टेट कैंसर हो सकते हैं, लंग कैंसर हो सकते हैं, या फिर कोलोरेक्टर कैंसर होते हैं, मतलब एनस वाले पार्ट में आपके कैंसर हो सकते हैं। इसको हम लोग कहते हैं कार्सिनोमास। इसका मतलब क्या है, स्मूथ मसल्स हो गया या फिर स्किन हो गया या ऊपर वाली जितने भी लेयर है वहाँ पे आपको कैंसर देखने को मिलेंगे। फिर आता है सार्कोमास क्या होता है, कनेक्टिव टिश्यूज जितने भी हमारे बॉडी में, वहाँ पे अगर कैंसर हो जाता है उसको हम लोग कहते हैं सार्कोमास। इसका एग्जांपल क्या है, सबसे अच्छा है, देखो सपोज़ करो हड्डी, आपका बोन है, बोन एक कनेक्टिव टिश्यू है, वहाँ पे अगर आपको देखने को मिला कोई भी बम्प या फिर वहाँ पे कैंसर देखने को मिला, एबनॉर्मल ग्रोथ देखने को मिला, तो वो किस तरह का कैंसर पे कंक्लूड होता है, वो होता है सार्कोमास कैंसर्स होते हैं वो, ठीक है ना। ये इसका एग्जांपल क्या है, आपके फैट सेल्स, मसल सेल्स, नर्व, टेंडर्स, जॉइंट्स, ब्लड वेसल्स, लिम्फ, कार्टिलेज एंड द बोन्स, यहाँ आपको देखने को मिलेंगे, तो वो आपके सार्कोमास होते हैं। फिर आते हैं ल्यूकीमियाज क्या होते हैं, ये आपके कौन से होते हैं, ब्लड। इसका अच्छा एग्जांपल है ब्लड में अगर आपको ब्लड का कैंसर है या उसका प्लाज्मा कैंसर है, तो उस तरह के कैंसर्स को हम लोग कहते हैं ल्यूकीमियाज, ठीक है ना, ल्यूकीमिया भी कहते हैं हम लोग इसको, ठीक है, कई बार। फिर क्या आता है, लिम्फोमास। अगर आपका लिम्फेटिक टिश्यू में कहीं पर भी कैंसर होता है, ठीक है, जो कि लिम्फेटिक सिस्टम क्या काम करता है, हमें बाहर के इन्वेड जो भी करता है, फाइट करने से मदद करता है, बाहर से कोई भी कीटाणु आ जाएगा हमारे बॉडी में तो उससे लड़ने में मदद करता है। तो ये लिम्फेटिक कैंसर हो जाता है, तो यहाँ पे ये दिक्कत आता है। अभी तक बहुत सारे दिक्कत है, अभी बहुत सारे मेडिसिन आ चुके हैं, तो कैंसर का ट्रीटमेंट अवेलेबल है, पर अगर जितने ही अर्ली स्टेजेस में आप करवा लोगे ट्रीटमेंट तो बेटर है, क्योंकि लेटर स्टेज जब पहुंच जाता है, वो फैलना स्टार्ट हो जाता है, मैलिग्नेंट हो जाता है, तो उस वक्त बहुत ही कम चांस रह जाते हैं किसी भी बंदे को सर्वाइव करने के। ट्रीटमेंट्स क्या क्या हम लोग कर सकते हैं, सपोज ट्रीटमेंट्स के बहुत सारे हैं।
पहले तो अपना लाइफस्टाइल ठीक कर लो, निकोटिन छोड़ दो, टोबैको छोड़ दो, ये सब चीज़ कैंसर कॉजिंग एजेंट्स को आप छोड़ दो। सेकंड, रेडियोथेरेपी करवाओ। रेडियोथेरेपी में क्या होता है, सपोज करो आपके हाथ में हुआ है तो वो हाथ में रेडिएशन डालेगा और वहाँ की स्किन को जला देगा, ठीक है, तो कैंसर वाले सेल्स जितने भी होंगे उसको जला देगा, उससे आपको कैंसर ठीक हो सकता है। फिर आता है आपका कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी में क्या आता है, आपको यहाँ पे मेडिसिन दिया जाएगा, केमिकल के यूज़ करके आपको ठीक करा जाएगा। इसका एग्जांपल क्या है, एंटी नियोप्लास्टिक एजेंट, इसको ही हम लोग पढ़ने वाले आगे। फिर आपका सर्जरी, एक सर्जन आएगा और वहाँ से कैंसर को पूरा काट के निकाल देगा। सपोज करो फैलोपियन ट्यूब में आपका कैंसर हो रखा है, तो फीमेल के उसी पूरे पार्ट फैलोपियन ट्यूब को पूरा काट के निकाल देगा, जिससे कि आगे कैंसर ग्रो ही ना कर पाए, ठीक है। मैकेनिज्म क्या होता है, मैकेनिज्म मैंने भी बताया। ये क्या है, द मेन रीज़न ऑफ द कैंसर इज़ एबनॉर्मल और अनकंट्रोलेबल सेल डिवीज़न, जिसको हम लोग प्रोलाइफरेशन भी कहते हैं। इफ़ वी कंट्रोल और स्टॉप द सेल डिवीज़न, अगर हम लोग सेल डिवीज़न को रोक पाए तो हम लोग कैंसर को भी रोक पाएंगे। तो मेन मैकेनिज्म क्या होता है, एजेंट दैट आर, इस तरह के एजेंट्स को हम लोग यूज़ करते हैं जो सेल डिवीज़न को रोक पाए। नाउ दिस आर वेरी फ्रॉम टाइप टू टाइप, ये अलग अलग टाइप के हिसाब से अलग अलग इसके क्लासिफिकेशंस होते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट इज़ एल्किलाइटिंग एजेंट। नाम सुन के पता लग रहा है, चिलेशन कर देना, मतलब कि बाइंड करके उसको अनएक्टिवेट कर देना, जैसे कि आप अपने लैब में करते हो ना। सो अल्कलाइटिंग एजेंट से नहीं होता है आपका, लाइक एक मेटल होता है और उसको डालते हैं तो चिलेट फॉर्म कर लेता है, तो उस तरह का यहाँ पे प्रिंसिपल वर्क करता है। तो इसमें क्या होता है, देखो बहुत ही ईजी है। सपोज दिस एजेंट विच कम्स अंडर द क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी नियोप्लास्टिक, एंटी कैंसर इसको कहते हैं। ये लोग कोवैलेंटली बॉन्ड बना लेते हैं डीएनए के साथ। डीएनए देखो, सेल्स के अंदर डीएनए होते हैं ना, कोवैलेंटली बॉन्ड बना देंगे। अब कोवैलेंट बॉन्ड बनाने के बाद वो डीएनए ट्रांसक्रिप्शन पे नहीं जा पाएगा और सेल डिवीज़न पे नहीं जा पाएगा। सेल डिवीज़न पे नहीं जा पाएगा तो दूसरा सेल पनपेगा ही नहीं, और जब वो जन्म नहीं ले पाएगा दूसरा सेल्स, तो इसके वजह से क्या है, हमारा कैंसर रुक जाएगा। क्योंकि कैंसर का काम क्या था, 1 से 2 बनना, 2 से 4, पर हम लोग 1 से 2, 2 से 4 ही नहीं बनने दे रहे उसे, तो हमारा कैंसर ठीक हो जाएगा। तो मैकेनिज्म क्या है, ये देखो 2 फेज़ होते हैं आपके, कोई माइटोटिक डिवीज़न हो या म्योसिस डिवीज़न हो, बाकी अलग अलग चीज़ें, वो डिटेल में अलग चीज़ है, पर 2 मेन स्टेप्स होते हैं, कैरियोजेनेसिस और साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस में क्या होता है, कैरियो मतलब होता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस जब डिवाइड हो रहा होता है उसको कहते हैं कैरियोकाइनेसिस। काइनेसिस मतलब होता है पार्ट डिवाइड होना, 1 से 2 हो जाना, ठीक है। तो ये कैरियोकाइनेसिस मतलब कि जो उसका न्यूक्लियस था वो 1 से 2 हुआ है। अब न्यूक्लियस 2 होने के बाद ये सेल डिवाइड हो जाते हैं, तो साइटो का मतलब होता है सेल काइनेसिस मतलब सेल का 2 हिस्सों में बढ़ जाना, इज कॉल्ड साइटोकाइनेसिस। अब इसमें क्या होता है, देखो कैरियोकाइनेसिस न्यूक्लियस में होता है, रेप्लिकेशन डीएनए होता है और 1 से 2 हिस्सों में वो बढ़ जाता है। पर जो ये एल्किलाइटिंग एजेंट्स होते हैं, इसका एक एग्जांपल ले लेता हूँ आपका, कौन सा, ये मीक्लोरिथामीन। देखो ये बना कैसे है, एमी मतलब मीथेन, ये रहा मैंने मीथेन जोड़ दिया। इसको पढ़ने से पहले ऊपर आता हूँ मैं, ये कौन से, ये फैमिली बिलोंग करते हैं नाइट्रोजन मस्टर्ड्स के, ठीक है। तो नाइट्रोजन मस्टर्ड ऐसा दिखता है आपका कुछ, ठीक है, और इसी के ये सारे डेरिवेटेड है, मतलब इसी को देख के इनके मॉडिफिकेशन करके बनाया गया है। तो अच्छा एग्जांपल है मीक्लोरिथामीन, ठीक है। एमी मतलब होता है मीथेन, क्लोर मतलब होता है क्लोरीन, ठीक है, ये रहा 2 क्लोरीन बना दिया आपने। इथ मतलब इथेन, यहाँ भी इथेन बना दिया, अमीन यहाँ पे बीच में अमीन बना दिया। ये स्ट्रक्चर आपको याद हो गया होगा, इस स्ट्रक्चर को उठा के यहाँ पे ले आओ, ठीक है। अब देखो क्या करेगा, यहाँ पे सबसे पहले है ना ये टोटामेरिज्म दिखाते हैं। टोटामेरिज्म में क्या होता है, आपका ये क्लोरीन हटेगा, ठीक है, और ये नाइट्रोजन ये इस वाले कार्बन के साथ जाके बॉन्ड बना लेगा, तो ये कुछ ऐसा दिखने लग जाएगा ट्राइंगल, और नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और क्लोरीन तो अलग हो ही गया है, ठीक है। इसको हम लोग कहते हैं एजीरीडीनियम आयन। क्या कहते हैं, एजीरीडीनियम आयन कहते हैं। अब ये वापस से जब खुलेगा तो ये वापस से अपना बॉन्ड ले लेगा वापस से, और कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपको एक कार्बोनियम आयन देखने को मिला है। अब ये कार्बोनियम आयन अनस्टेबल है, इनको चाहिए बॉन्ड बनाना है किसी के साथ, तो वो लोग कहाँ जाते हैं, जो इसको बॉडी में इंसर्ट करा जाता है तो वो लोग जाते हैं ग्वेनिन के पास। अब ये डीएनए का सीक्वेंस होता है ATCG, इस फॉर्म में होता है ये। ए हमेशा टी के साथ बॉन्ड बना के रखेंगे और जी हमेशा सी के साथ बॉन्ड बना के रखेंगे, ठीक है। तो ये जो अल्कलाइटिंग एजेंट्स हैं, ये जब कार्बोनियम आयन में कन्वर्ट हो जाते हैं तो ये लोग ढूंढते हैं जी को, मतलब ग्वेनिन को ढूंढते हैं। किसको ढूंढते हैं, ग्वेनिन को ढूंढते हैं। तो ग्वेनिन कुछ ऐसा दिखता है हमारा, ठीक है, ग्वेनिन ऐसा दिखता है। तो वो इस नाइट्रोजन मतलब 7वें नंबर पे जो नाइट्रोजन होता है ना, उसके पास ये जो पॉजिटिव चार्ज था हमारा,
वो ये वाला पॉजिटिव चार्ज जाएगा और इसके साथ बॉन्ड बना लेगा, ठीक है, बॉन्ड बना लेगा तो ये कुछ ऐसा देखने को बनेगा अब आपको, ठीक है। अब ये जो क्लोरीन है सेम यही वाला स्टेप दोबारा से होगा, ये ट्रायंगल मतलब एज अ रेडियम आयन बनेगा, फिर वापस से खुलेगा कार्बोनियम आयन बनेगा, मतलब इस वाले सी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब इस वाले सी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, इसको भी अभी ग्वानिन चाहिए, तो ये लोग अब इस वाले में तो बॉन्ड बना ही रखा था, अब ये वाले ग्वानिन के साथ बॉन्ड बना लेगा, ठीक है। अब ग्वानिन के साथ बॉन्ड बना लिया, ये रहा। अब इसके वजह से क्या होगा, आपको ये कुछ इस तरह का देखने को मिलेगा, दो ग्वानिन के साथ अपना वाला ड्रग अटैच हो गया है। आप देखो इससे क्या होगा, देखो दिस रिजल्ट इन क्रॉस लिंकेज। अब यहाँ पे क्रॉस लिंकेज हो गया है, अब जिसकी वजह से भाई देखो गाड़ी का टायर जो है वो चल रहा है, पर गाड़ी को हम लॉक कर देंगे बाहर से आके, कुछ ऐसा चीज़ बांध देंगे जो टायर का शेप है अब वो सर्कल नहीं रहा, कुछ और शेप में चेंज हो गया, तो अब घूम पाएगा आपका कार, नहीं घूम पाएगा। ऐसे ही डीएनए का जो जैसा स्ट्रक्चर है वैसे ही होना चाहिए, पर हमने ये बॉन्ड बना के क्या करा, उसको थोड़ा सा अलग ही स्ट्रक्चर दे दिया, जिसकी वजह से अब वो वैलिड डीएनए नहीं रहेगा। अब वैलिड डीएनए नहीं रहेगा तो वो ट्रांसक्रिप्शन नहीं कर पाएगा, ट्रांसक्रिप्शन नहीं कर पाएगा तो वो सेल डिवीज़न पे नहीं जाएगा, सेल डिवीज़न पे नहीं जाएगा तो आपका 1 से 2 नहीं बनेगा। दैट्स हाउ एल्कलाइटिंग एजेंट्स वर्क इन आवर कैंसिंग, मतलब एंटी न्यूप्लास्टिक एजेंट की तरह ये कैसे काम करता है मैंने आपको ये बता दिया। अब ये रहा इसके कुछ एग्जांपल्स, ठीक है। ये 3 तरीके के होते हैं आपके प्योरिन डेरिवेटिव्स एंड ये रहा देखो, सॉरी ये नहीं होते। हाँ, एंटी न्यूप्लास्टिक एल्कलाइजिंग एजेंट के कुछ एग्जांपल बताता हूँ, ये मैंने आपको बता दिया स्ट्रक्चर। इसी से नीचे वाला बन जाएगा, देखो साइक्लो मतलब हमें साइकिल बनाना है किसका, फॉस्फेट ग्रुप का। तो पहले फॉस्फेट ग्रुप देख लो, फॉस्फेट के साथ कितने ऑक्सीजन होंगे, 1 ऑक्सीजन, नीचे ऑक्सीजन, अमीन देखो अमाइड, यहाँ पे अमाइड लगा दो आप, ठीक है। अमाइड लगा दिया, उसको अब 3 कार्बन के साथ अटैच कर दो, मतलब साइक्लिक फॉर्म में इसको बना दो। तो इसका मतलब ये है कि जो फॉस्फेट है वो साइक्लिक फॉर्म पे है और बाकी सेम ऊपर वाले की तरह स्ट्रक्चर है इथेनामीन का, ठीक है ना। अब नीचे आता है मिलफल्हान, इसका मतलब देखो बहुत ही ज़्यादा ईजी है, यहाँ पे मैंने सेम लिखा है ना, इसका मतलब ये है, ये जो दिख रहा है ये पार्ट वो यहाँ पे आपको लिखना नेसेसरी है। अब देखो इसको कैसे याद कर सकते हो आप, मी मतलब क्या है, मी क्लोरिथमीन है, ठीक है। मी मतलब क्या है, मी क्लोरिथमीन मतलब ऊपर वाला पार्ट है मी क्लोरिथमीन, और फलान का मतलब क्या है, ठीक है। यहाँ से देखो ALAN ये दिख रहा है आपको, ALAN का मतलब है एलेनिन, मतलब कि फिनाइल एलानिन। फलान का मतलब क्या है, फिनाइल एलानिन। अब फिनाइल एलानिन आपका कैसा दिखता है मैं आपको अभी ड्रॉ करके बताता हूँ, 1 मिनट। ये हमारा एक अल्फ़ा अमीनो एसिड होता है, ये आपने पढ़ रखा होगा, ये रहा COO और ये रहा पॉजिटिव, मैंने पहले भी करवा रखा है, ठीक है। ये देखो ये याद रखना। अब देखो यहाँ पे COOH दिख रहा है, ये रहा COOH, ठीक है। यहाँ पे कार्बन दिख रहा है, ये रहा कार्बन, ये रहा इसके ऊपर NH, ये रहा NH2, ठीक है। उसके बाद एक कार्बन यहाँ देखने को मिल रहा है, ये रहा कार्बन, फिर ये रहा फिनाइल, ये रहा फिनाइल, ठीक है ना। अब ये वाला अटैच हो गया है नीचे जाके, और किसके साथ अटैच हो गया, मीक्लोरिथमीन के साथ अटैच हो गया है। दैट्स हाउ हम लोग इसको ऐसे याद कर सकते हैं कि मीफल्हान का स्ट्रक्चर कैसा होगा, इजी वे में हमने याद कर लिया। अब क्लोरएम्ब्यूसिल, इसको हम लोग कैसे याद कर सकते हैं, देखो यहाँ पे Cl है, क्लोर एम ब्यूसिल, ब्यूसिल का मतलब क्या होता है 4, इतना याद रखो, ब्यूटेन होता है 4, ठीक है ना। अब देखो सेम ये रहा इसके तरह सेम है एकदम, ठीक है। बस यहाँ पे कार्बन का नंबर बदल गया है, 1 2 3 4 कार्बन है और COOH लगा दो। या फिर और आप ऐसे कैसे याद कर सकते हो, इसको हटा के कार्बन अटैच कर लो, बहुत ईजी है। ब्यूसिल है, ब्यूसिल मतलब 4 कार्बन, इसको ऐसे वे में याद करो, ऐसे वे में याद करो, आपकी मर्जी है। पर जब, हाँ याद रखना, जब आप स्ट्रक्चर बनाओ तो जो कार्बन लिखा है ना मैंने, बस उसमें अपने हाइड्रोजन की वैलेंसी जरूर पूरी कर देना। इसको मैंने अभी इस वे में इसलिए लिखा है ताकि हमें इजीली याद हो जाए, ठीक है, हमें याद हो जाए। पर जब आप पेपर में लिखोगे तो वो गलत कर सकता है, इसलिए आपको पूरा वैलेंसी पूरा करना है। कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन होने चाहिए, इसके साथ कितने हाइड्रोजन होने चाहिए, ठीक है। फिर आता है आपका ब्यूसल्फान। ब्यूसल्फान को याद करने का बहुत ही ईजी तरीका है, 1 कार्बन 1 सल्फर, 4 कार्बन 1 सल्फर, बस इतना याद करना है आपको। अगर आपको ये नहीं याद हो रहा है तो आप इसको देख लो, ये आपको ईजिली वे में याद हो जाएगा। दिस हाउ यू कैन लर्न ब्यूसल्फान, ठीक है। नाउ नेक्स्ट वन इज थायोटेपा। थायोटेपा को कैसे याद कर सकते हो, थायो मतलब क्या होता है, सल्फर। एंड हाउ, अगला अब देखो थायो मतलब होता है सल्फर, और टेपा मतलब इतना ऐसा याद कर लो कि फॉस्फेट ग्रुप अटैच होगा इसके साथ, ठीक है ना। अब देखो फॉस्फेट के साथ 1 सल्फर आपने अटैच कर दिया, बाकी एक ईजिली वे में याद होने वाला एजिडिन, ये वाला रिंग है, एजिरीडीनियम रिंग जैसा ये आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो ये आपको बस अटैच कर देना है आपको इसके ऊपर। थायोटाइप आपको इजीली लर्न हो जाएगा, ये बहुत ही इजी है। अब हम लोग आते हैं कि अब ये है ना, मैंने कॉपी कर रखा है केरल फार्मा से, इसको अब याद करने की आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है,
पर अगर ये कंप्लीट नोट्स है तो इसके लिए मैंने अटैच कर दिया है। अब इसको देखो, इसका मतलब क्या है। स्ट्रक्चर्स तो आपको याद हो गए, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन लेफ्ट में दिया हुआ है आपको, ठीक है। बस आपको यूजेज ही तो याद करना है। यूजेज में आप क्या लिखोगे, कैंसर को ठीक कर रहा है, तो अलग अलग टाइप के कैंसर्स के नाम लिख दो ना, बस सिंपल वे में आपको याद हो गया, ठीक है। बस 3-4 कैंसर्स के नाम याद कर लो, आपके ब्लड कैंसर, ठीक है। तो ये नाइट्रोजन मस्टर्ड की फैमिली से होते हैं, ये भी आप लिख देना। डीएनए को चेंज करते हैं, ग्वानिन के साथ बाइंड करते हैं, मिस पेयरिंग करते हैं, डीएनए का शेप चेंज हो जाता है, उसका वर्क चेंज हो जाता है, वो रेप्लिकेट नहीं कर पाता है और सेल डिवीजन पे नहीं जा पाता है, कैरियोकाइनेसिस नहीं हो पाता है, साइटोकाइनेसिस नहीं हो पाता है, नया सेल नहीं बन पाता है, सेल का डिवीजन नहीं हो पाता है, नया सेल नहीं बन पा सकता है। बस यही चीज़ लिखना है आपको बार बार। कैसे बन सकता है, ये रहा उसका सिंथेसिस यहाँ पे नीचे दे रखा है। ऑक्साइड लोगे, इमिक्लोरिथम। देखो सबसे पहले क्या होता है, बस आप स्ट्रक्चर याद कर लो। स्ट्रक्चर्स के 3 हिस्से कर लो। मैंने कैसे, एक ये हिस्सा कर लिया, एक ये हिस्सा कर लिया, एक ये हिस्सा कर लिया, ठीक है। तो इस वाले हिस्से को यहाँ लिख दो, इस वाले हिस्से को यहाँ लिख दो, इस वाले हिस्से को यहाँ लिख दो, ठीक है। उसके बाद बस नाम लिख दो, उसके लास्ट में OH या KCl कुछ भी ऐसा अटैच कर दो, क्योंकि जब वो जुड़ेंगे तो उनमें से कुछ गायब होगा, है ना। तो HCl गायब होने के लिए, देखो HCl गायब होगा मान लो, तो इसको S दे दो, इसको Cl दे दो, ऐसे ऐसे आप याद कर सकते हो इनको। यूजेज में क्या होगा, 3-4 कैंसर्स के नाम याद कर लो, हॉस्किन डिजीज याद कर लो, मायोसिस याद कर लो, ठीक है ना, T सेल लिम्फोमा, कार्सिनोमा, आपका और भी था ना, जो भी था वो सब लिख दो आप, सब कुछ, ल्यूकीमियाज, अमाइलोडायोसिस, ये सब एग्जाम्पल आप लिख दो अपने आप, इजी वे में आप याद कर सकते हो। तो ये बस ऐसे ही है, कंप्लीट नोट के पर्पज़ में मैंने लगा रखा है। अब हम लोग करेंगे अपना बहुत ही प्यार सा पार्ट, दिस इज़ कॉल्ड एंटी मेटाबोलाइट्स। ये क्या होता है, हमारे देखो, हमारे सेल डिवीज़न में अलग अलग कंपोनेंट की बहुत ही ज़्यादा नेसेसरी होती है। फॉर एग्जांपल देखो, हमारे में 3 तरह की चीज़ होते हैं, प्यूरिन, पायरिमिडीन और फॉलिक एसिड होते हैं। यही सब कहीं ना कहीं आपके DNA बनाने में, फॉर्मेशन करने में बहुत ही मदद करते हैं। ये रहा आपके DNA के पार्ट्स हो गए, यही चीज़ DNA को बनाने में मदद करते हैं। अब क्या हो, अगर हम लोग प्यूरिन को ढकने के लिए, मतलब प्यूरिन, मैं नहीं चाहता कि प्यूरिन हमारा काम करे हमारे बॉडी में, तो मैं ऐसे एजेंट्स को हमारे बॉडी में भेज दूंगा जो प्यूरिन जैसे दिखते होंगे, ठीक है, पर उनको काम नहीं आता है, तो वो दिखते हैं, तो सेल को लगेगा हमारे बॉडी में बहुत सारा प्यूरिन ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो हमारा बॉडी प्यूरिन नहीं बनाएगा, ना ही भेजेगा उनके पास। पर हमारे वाले प्यूरिन को तो काम करना ही नहीं आता है, तो काम करना नहीं आता है तो कैंसर नहीं जनरेट कर पाएगा, ठीक है। ऐसी पायरिमिडीन के साथ है, ऐसी फॉलिक एसिड के साथ है। अब देखो, प्यूरिन 3 तरह के हमने ड्रग यहाँ पे बना रखे हैं, मरकैप्टोप्यूरिन, थायोग्यानिन और एजाथायोप्राइन। ये नाम आपको याद करना पड़ेगा, स्ट्रक्चर मेरा काम है याद करवाना, ठीक है। अब देखो, ये एक क्या कहते हैं, टिपिकल स्ट्रक्चर है प्यूरिन का, ठीक है। ये रहा प्यूरिन का टिपिकल स्ट्रक्चर है, बस ये याद कर लो आप, ठीक है ना। 6 मेंबर रिंग और 5 मेंबर रिंग का, 2 N के साथ और ऊपर SH, ठीक है। मरकैप्टोप्यूरिन याद हो गया। थायोग्यानिन कैसे याद कर सकते हो, देखो सेम स्ट्रक्चर बना दो यहाँ पे, ठीक है। बस ये है ना, ये इनके बीच में आपको खाली दिख रहा है ये स्पेस, यहाँ पे NH2 जोड़ दो, थायोग्यानिन बन गया। अब देखो अज़ाथायोप्राइन, ये भी तो प्यूरिन है, देखो सेम बना दो, ये रहा पूरा सेम बन गया, ठीक है। बस आपको ये वाला, यही चीज़ वापस से बनाना है, यहाँ पे यही चीज़ वापस से बनाना है आपको, और NO2 बस आपको याद करना है, NO2, ठीक है। बाकी कार्बन तो याद कर ही सकते हो आप, नहीं भी लिखोगे, कई बार ऐसा होता है कि ये लिखना भूल गए, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तब भी गलत नहीं माना जाएगा। NO2 आप याद कर लो, यही वाला चीज़ ऊपर बना दो, ठीक है ना। ये बन गया आपका अज़ाथायोप्रिन। अब थायोग्यानिन कैसे बनेगा, देखो थायोग्यानिन, सॉरी पायरिमिडीन की तरफ अब आओ। पायरिमिडीन का स्ट्रक्चर होता है कुछ ऐसा, ठीक है, ये NO ये वाला स्ट्रक्चर होता है बेंजीन में, ठीक है। पर ये है उसके एनालॉग, मतलब कि उसकी तरह दिखने वाले ड्रग, तो फ्लोरोयूरेसिल, बस F लगा दो, फ्लोरोयूरेसिल, ठीक है। अब पायरिमिडीन अगला क्या है, फ्लॉक्सयूरिडिन। अब ये कैसे याद कर सकते हो, देखो भाई, यूरिडिन का स्ट्रक्चर ये होता है, इसको हम लोग फ्यूरेसिल कहते हैं। क्या कहते हैं, फ्यूरेसिल। तो यहाँ पे फ्लो का मतलब क्या है, फ्यूरेसिल है, याद रख लेना। फ्यूरेसिल में बस एक OH होता है, ये शुगर मॉलिक्यूल्स होते हैं, पर यहाँ पे OH होता है, ठीक है ना। बस सेम स्ट्रक्चर यहाँ बना दो आप, ये रहा, देखो ये वाला ऑक्सीजन, ये रहा, ये वाला, ये रहा, ये वाला, ये रहा, ये वाला, ये रहा, ठीक है। फ्लॉक्स मतलब फ्लोरो, सेम वाला ये स्ट्रक्चर बन गया, बस यहाँ पे फ्यूरेसिल अटैच कर दो, ये आपका फ्लॉक्सयूरिडिन बन गया। सीटारैबिन कैसे बनेगा, देखो इसी के ही तरह है, ये भी सेम है, ठीक है। बस यहाँ पे OH और अटैच कर दो, इतना समझ में आ गया। और यहाँ पे फ्लोरीन की जगह पे NH2 जोड़ दो, ठीक है। इसमें आपको क्या याद करना है, ये यहाँ पे OH जोड़ना है, यहाँ पे NH2 जोड़ना है, ये आपका तैयार हो गया सीटारैबिन। अब मीथोट्रेक्सेट कैसे याद कर सकते हो, देखो भाई ये और भी ज़्यादा ईजी
है, अगर आप याद करना चाहो तो। इसको मैं जूम इन कर लेता हूँ ताकि ईजी वे में याद हो जाए। अब देखो भाई, अब ये प्यूरिन जैसा ही है, ठीक है, क्या है, काइंड ऑफ प्यूरिन ही है, बस यहाँ पे 6 और 5 मेंबर का बनाना पड़ रहा था उसमें, यहाँ पे दोनों ही 6 मेंबर के, 6 मेंबर के बना दिया आपने, ठीक है, इजी वे में बन गया। एंड नाइट्रोजन दे दिया। अब यहाँ पे जो खाली बच गए थे वहाँ पे आप यहाँ पे O लगा रहे थे, पर यहाँ पे NH2 लगाना है। इतना याद करो, ये तो आपको याद हो जाएगा, ठीक है। ये कैसे याद करेंगे अब मेथोट्रेक्सेट में, ये फॉलिक एसिड डेरिवेटिव है ये, ठीक है, फॉलिक एसिड डेरिवेटिव है ये, CN, ठीक है, बेंजीन, ठीक है। ऐसे मैंने कैसे याद करा है, CN बड़ा O मतलब मैं बेंजीन को कहता हूँ, CN बड़ा O, फिर वापस से CN, उसके बाद बेंजीन के ही तरह दिखने वाला है स्ट्रक्चर, ये याद हो गया। अब देखो इसको कंप्लीट कैसे करोगे, C के पास कुछ नहीं है, इसके C के पास O है, N के ऊपर कुछ नहीं है, यहाँ पे N के ऊपर C है, N के ऊपर H है, मतलब ऐसे मैंने याद कर रखा है, मेरे दिमाग में कहीं ना कहीं ये स्टोर हो चुका है, पर मैं ही बना दूंगा, ठीक है। या फिर ऐसे याद कर सकते हो, CNC बिस्किट, ऐसे याद कर सकते हो। फिर बेंजीन मतलब बैन को दिया, CNC बिस्किट बैन को दिया, ठीक है। फिर CON खाया हमने, कोन खाया, आइसक्रीम का कोन खाया, ऐसे भी याद कर सकते हो। CNC बिस्किट हमने बैन को दे दिया और हमने CON वाला आइसक्रीम खा लिया, ऐसे भी याद कर सकते हो, ठीक है। फिर उसके बाद ये तो बच गया, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं, इथेन है, मीथेन इथेन COOH, मीथेन इथेन COOH, मतलब इथेनोइक एसिड 2 बार अटैच कर दो यहाँ पे, ठीक है ना। CNC वाला बिस्किट बैन को दे दिया और कोन खाया हमने इथेनोइक के साथ, ठीक है ना। बस ऐसे याद कर सकते हो आप, इसको रटना तो पड़ेगा ही आपको, ठीक है, पर जब इसको 4-5 बार बना लोगे ना, ईजिली याद हो जाएगा। अब प्यूरिन क्या काम करते हैं, देखो इनके अलग अलग काम होते हैं, क्योंकि अलग अलग डेरिवेटिव्स है ना ये। अब मैं बताता हूँ ये काम कैसे करते हैं, बहुत ही ईजी वे में बताता हूँ। सपोज़ करो जो प्यूरिन है वो कैसे काम करते हैं, ठीक है। प्यूरिन को काम करने के लिए क्या चाहिए भाई, देखो प्यूरिन क्या करता है, हमारे बॉडी में है ना 2 चीज़ बन रहे होते हैं, एडिनिन और ग्वानिन, ये बन रहे होते हैं। अब ये बनाता कौन है, IMP, आयोनिसिन मोनोफॉस्फेट बनाता है, ठीक है, ये इन दोनों में बदलता है। पर इनको काम करने के लिए देखो क्या चाहिए। अब हमने बॉडी क्या खाया, हमने प्यूरिन डेरिवेटिव एनालॉग खाया, जैसे सपोज़ करो मरकैप्टोप्यूरिन खाया हमने। मरकैप्टोप्यूरिन हमारे बॉडी में जाएगा, वो किस में बदल जाएगा, MP मतलब होता है मरकैप्टोप्यूरिन, वो एक एंजाइम होता है हमारे बॉडी में, HGPRT, हाइपोजेंथिन ग्वानिन फॉस्फोराइबोजाइल ट्रांसफरेज। ये MP को कन्वर्ट कर देगा 6-MP मोनोफॉस्फेट में कन्वर्ट कर देगा, ये रहा मोनो न्यूक्लियोटाइड, राइबो न्यूक्लियोटाइड में कन्वर्ट कर देगा, 6-MP को कहते हैं। अब ये है ना, ये जाएगा कहाँ पे, यहाँ पे, और इस वाले पाथवे को ब्लॉक कर देगा, IMP को अब एडिनिन और ग्वानिन में बदलने नहीं देगा। ये प्यूरिन ऐसे काम करता है, ठीक है। अब उसकी कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं हम लोग। पहला सबसे एग्जांपल क्या है हमारा, मरकैप्टोप्यूरिन, मैंने बनाना सिखा दिया आपको मरकैप्टोप्यूरिन। यहाँ पे आपको बस मैकेनिज्म ऑफ एक्शन दिखना है, ऊपर मैंने मैकेनिज्म ऑफ एक्शन भी लिखवा दिया है, उसको सेम एज इट इज़ फॉलो करना है। आप देखो यूजेस क्या है, एक्यूट मोनोसाइटिक ल्यूकीमिया, मतलब किसी भी कैंसर का नाम लिख दो, उसी को ठीक कर रहा होगा। सिंथेसिस आपको खुद पढ़ना पड़ेगा, एक सिंथेसिस के लिए एक अलग से नोटबुक बना लो, क्योंकि स्ट्रक्चर और सिंथेसिस के लिए अलग से नोटबुक बना लो। सार तो आपको कैसे ना कैसे करके याद हो जाएगा, पर सिंथेसिस के लिए आप अपना स्ट्रक्चर बना लो। फिर आता है थायोग्वानिन, आप देखो थायोग्वानिन भी बता दिया, सिंपल सा यूज़ लिख दोगे, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन लिख दोगे, एज ए थायोग्वानिन सेम चीज़ है और एक ही जैसा काम कर रहा होगा, ठीक है। फिर आता है पायरिडिन एनालॉग, ये क्या काम करते हैं भाई आपके, ये आपके क्या काम करते हैं, ये देखो एक हमारा पाथवे होता है DUMP, ये कन्वर्ट हो जाता है DTMP। DUMP का मतलब क्या है, डीऑक्सी यूरिडिन मोनोफॉस्फेट, ये कन्वर्ट हो जाता है आपका डीऑक्सी थाइमिडिन मोनोफॉस्फेट, किसके प्रेजेंस में, थाइमिडेट सिंथेज। अब इसको कैसे याद कर सकते हो, देखो क्या बना रहा है, डंप होता है ना, डंप मतलब होता है फेंकना, डंप बन जाएगा TMP पे, जैसे GTP पे ही तो कन्वर्ट होता था, TE आता था हमारा हमेशा, ठीक है। तो UMP एक्चुअल में होता है, UMP किस में कन्वर्ट हो जाता है, TMP पे, ओके। अब क्या बन रहा है, थाइमिडिन। अब थाइमिडिन को बनाने के लिए थाइमिडिन सिंथेसिस तो चाहिए होगा, ठीक है, ऐसे याद कर लो। अब ये क्या करेगा, ये हमारे DNA के बनने में मदद करेगा, ठीक है। पर ये जो ड्रग हम जब लेंगे तो
तो ये कहाँ जाएगा, ये यहाँ जाएगा, इस वाले एंजाइम पे इनहिबिट कर देगा। ये बंद हो जाएगा तो ये पाथवे ब्लॉक हो जाएगा, ये पाथवे ब्लॉक हो जाएगा, थायमिडिन नहीं बनेगा, थायमिडिन नहीं बनेगा तो डीएनए नहीं होगा। बस दैट्स हाउ इट विल वर्क। और बाकी सिंथेसिस, यूजेज, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन आप नीचे देख सकते हो। किसी भी कैंसर का नाम लिख देना आप, हॉस्किन डिजीजेज, ये सब, ठीक है। फिर लास्ट आपका बचता है मिथोट्रेक्सेट। ये मेरा बेस्ट ड्रग आज, क्योंकि मैंने सबसे पहले दुकान में गया था ना जब सीखने के लिए, तो सबसे पहला ड्रग मुझे ये देखने को मिला था कैंसर का। तो दैट्स हाउ मुझे एक ही बारी में ये याद है अब तक। अब देखो ये कैसे काम करता है। फॉलिक एसिड हमें पता है हमारे बॉडी, प्रेग्नेंट वूमेन को भी दिया जाता है फॉलिक एसिड का टैबलेट। ये हमारे बॉडी में जाता है और THF में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब ये टेट्राहाइड्रो, 4 हाइड्रोजन फॉलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। किसके प्रेजेंस में, डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज के प्रेजेंस में, ठीक है ना, DHFR, ठीक है, DHFR के प्रेजेंट में ये रिड्यूस हो जाता है, ठीक है ना। ये DHF रिड्यूस कर देता है इसको और THF बना देता है। ये हमारे बाकी चीज़ों के बनाने के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्यूरिन बनाने के लिए, थायमिडिन बनाने के लिए, अमाइनो एसिड बनाने के लिए, ये सब बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो फीमेल लेडी है ना, बेबी के अंदर ये सब कुछ बन रहा होता है, तो इसलिए हम फीमेल बॉडी के अंदर काफ़ी ज़्यादा कमी आ जाती है, इसलिए हम लोग फॉलिक एसिड अलग से प्रिस्क्राइब करा जाता है RMP के द्वारा। अब देखो जब हम लोग क्या करेंगे, हम मेथोट्रेक्सेट लेंगे तो वो क्या करेगा, ये एक एनालॉग है, ये जाके इस वाले एंजाइम्स को इनहिबिट कर देगा। ये नहीं बनेगा तो ये नहीं बनेगा, ये नहीं बनेगा तो ये नहीं बनेगा, ये नहीं बनेगा तो ये नहीं बनेगा, और हमारा सेल डिवीज़न नहीं होगा। मेथोट्रेक्सेट का एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिया था। हमने क्या करा, CNC बिस्किट खा के, ठीक है, बैन को दिया और हमने कोन लिया, ठीक है ना, मतलब CNC बिस्किट बैन को दे दिया, हमने कोन लिया, कोन लेने के बाद हमने क्या करा, हमने इथेनोइक एसिड के साथ बैठ के खाया। तो ये रहा COOH, ऐसे याद कर सकते हो। ये रहा, उसको बनाते कैसे हैं, ये इंडस्ट्रियल वे में नीचे मैंने दे रखा है, वहाँ से आप देख सकते हो। ये केयरवेल फार्मेसी मैंने उठा रखा है बेसिकली, ठीक है। इसको बनाने का तरीका ये आप देख सकते हो। अब हम लोग आते हैं एंटीबायोटिक कैसे काम करता है। देखो एंटीबायोटिक क्या करता है, ज़्यादा कुछ नहीं करता है, वो DNA के साथ कहीं पर भी गैप उसको दिखा ना, वो वहाँ पे जाके बैठ जाएगा। अब बैठने की वजह से वहाँ पे धीरे धीरे करके अटैच होना स्टार्ट हो जाएगा DNA के साथ, या कहीं पर भी उसको स्पेस मिला वो जाके, इंटरकैलेशन का मतलब होता है बीच में कहीं पर भी, मतलब हेलिकल स्पेस होता है ना, ये रहा, ये ऐसा होता है ना हमारा DNA, तो कहीं पर भी उसको स्पेस मिला वो वहाँ जाके बाइंड हो जाएगा और DNA का स्ट्रक्चर चेंज कर देगा, ठीक है, जिसकी वजह से ट्रांसक्रिप्शन नहीं हो पाएगा, सेल रेप्लिकेशन नहीं हो जाएगा, सेल डिवीज़न नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। और कई बार तो ऐसा होता है स्ट्रैंड को ही बीच में से वो तोड़ देता है। तो इस तरह से एंटीबायोटिक काम करते हैं। इसका एग्जांपल क्या है आपका, डेक्टिनोमाइसिन, ये रहा इसका स्ट्रक्चर। नहीं भी याद करोगे चलेगा, पर कैसे आप इसको याद कर सकते हो, देखो अगर आपको आता है अमाइनो एसिड्स के नाम, वैलिन, प्रोलिन, ठीक है, सेरिन, ये पता नहीं कौन सा है, ये थ्रियोनिन, ठीक है ना, सेम इसी की तरह यही है। हाँ ये रहा, सेरिन, प्रोलिन, वैलिन, थ्रियोनिन, ठीक है, सेम ये रहा। और यहाँ पे एंथ्रेसिन ग्रुप बना दो और कार्ब इसके साथ अटैच कर दो। ये मेरे को भी याद नहीं है टू बी ऑनेस्ट, पर अगर आप याद करो, अगर बहुत सारा टाइम है तो आप इसको याद कर सकते हो। ऐसे ये क्या है, डियोनोरोबिसिन, इसको या फिर डोनोमाइसिन के नाम से भी हम लोग इसको जानते हैं। डेक्टिनोमाइसिन, डोनोरिब्यूसिन के नाम से हम लोग इसको जानते हैं। और हमारा क्या है, डॉक्सोरिब्यूसिन, ये रहा, इसका स्ट्रक्चर ये रहा। बिलियोमाइसिन, इसका स्ट्रक्चर ये रहा। इसको आप याद भी कर सकते हो, पर मेरे लिए बहुत ज़्यादा हार्ड था तो मैंने इसको अभी स्किप कर दिया है, क्योंकि मेरा पेपर कल ही है, ठीक है। अब देखो, अब मैं आपको दिखाता हूँ कि प्लांट प्रोडक्ट क्या करते हैं, ठीक है ना। ये जैसे विनक्रिस्टिन हो गया, विनब्लास्टिन हो गया, ठीक है, ये सब स्ट्रक्चर क्या कहते हैं, टोपोसाइड हो गया। तो ये सब क्या करते हैं बेसिकली, ये देखो क्या करते हैं। विनक्रिस्टिन या विनब्लास्टिन है, कुछ भी हो, ये आपके अंदर जाएंगे, ठीक है, बॉडी के अंदर। और यहाँ पे तो दे नहीं रखा है वैसे, देखो ये क्या करता है, यहाँ पे ना ट्यूब्यूलिन होता है, ठीक है, ट्यूब्यूलिन ही है मेन चीज़। हमारी बॉडी में ट्यूब्यूलिन बनता है, उसके बाद माइक्रोफिलामेंट्स बन जाता है। क्या बनता है, ये माइक्रोफिलामेंट्स बन जाता है। और ये माइक्रोफिलामेंट्स हमारे स्पिंडल फाइबर बनाते हैं, काइनेटोकोर करवाते हैं, वो अलग अलग चीज़ है, ठीक है, मतलब सेल डिवीज़न करने में मदद करते हैं। पर ये जो प्लांट प्रोडक्ट है, यहीं पे जाके इसका स्ट्रक्चर बंद कर देते हैं और इसको आगे बढ़ने भी नहीं देते, जिसकी वजह से क्या होता है, माइक्रोफिलामेंट्स वगैरह नहीं बनता है, और माइक्रोट्यूब्यूलिन नहीं बनता है, और हमारा सेल डिवीज़न देखने को नहीं मिलता, क्योंकि स्पिंडल फाइबर नहीं बनता है, काइनेटोकोर नहीं फॉर्मेशन होता है, सेल डिवीज़न नहीं होता है, स्पिंडल फाइबर डिवीज़न नहीं होता है। तो ये सब नहीं होता है तो हमारा सेल डिवीज़न रुक जाता है। ये आपने बायोलॉजी में आपने 12th क्लास में या 11th क्लास में ज़रूर पढ़ा होगा। विनब्लास्टिन ऐसे ही काम करते हैं। इसका स्ट्रक्चर याद करना बहुत ही ज़्यादा ईजी है। अगर आपने फार्माकोगनोसी पढ़ रखा है, वहाँ पर भी मैंने इसको करवा रखा है मिनोमिनिक के साथ।
बाकी अब यहाँ पे देखो इसको कैसे याद करोगे। मेन चीज़ आपको है कि इंडोल ग्रुप बनाना ही बनाना है। एग्जामिनर को भी ये नहीं याद होगा 100%। इंडोल ग्रुप बना देना 2, ठीक है, इतने याद करो। विन ब्लास्टिन में जो है वो OCH3 होता है आर की जगह पे, और विन क्रिस्टिन में वहाँ पे बस CH3 होता है। इतना याद कर लेना, ठीक है ना। अब देखो अब इसका सिंपल स्ट्रक्चर कैसे याद करोगे। ये रहा इंडोल ग्रुप, ठीक है। यहाँ पे क्या करना पड़ेगा आपको, बेंजीन 5 मेंबर रिंग 5 मेंबर रिंग, बेंजीन 5 मेंबर रिंग 5 मेंबर रिंग, ये बनाना पड़ेगा आपको, ठीक है। ये आपने जब बना दोगे तो ये वाला इसमें नहीं है बस, ठीक है, ये वाला नहीं है यहाँ पे लाइन। आप देखो क्या करोगे, यहाँ पे OH जोड़ दो, ठीक है। यहाँ पर भी आप OH जोड़ सकते हो, नहीं भी जोड़ोगे तो चलेगा। यहाँ पे 2 कार्बन है, यहाँ पे भी 2 कार्बन है, यहाँ पे OR है, यहाँ पे COR है। बस इतना ही याद करना है आपको, और कुछ भी याद नहीं करना है। बस इतना लिख के या इतना बना के आ जाओगे तो वो भी विनक्रास्टिन ही बन जाएगा। इटोपोसाइड मेरे लिए हार्ड था तो इसलिए मैंने इसको नहीं कभी याद नहीं करा। फिर मिसलिनियस देखो क्या काम करता है। मिसलिनियस जैसे सिस्प्लेटिन ये सब चिलेटिंग एजेंट्स है। वहाँ पे जाके वो चिलेट बना लेते हैं और उनको हैवी मेटल की तरह ट्रीट करते हैं और आपके कैंसर सेल्स को वहाँ पे डिसेबल कर देते हैं, ठीक है। मेन काम इसका ये था। अब देखो कि इसका स्ट्रक्चर देखने को कैसा मिलता है आपको, ये रहा। सिस्प्लेटिन क्या है, मिथोमायोटिन भी नहीं है इसमें, ठीक है, अटैच कर दूंगा मैं अभी। ये रहा प्लेटिन, और सिस मतलब कि क्लोरीन सिस में जोड़ दो आप, और NH3 जोड़ दो, ऐसे ही बना सकते हो आप सिस्प्लेटिन। फिर हमारा लास्ट है मीटोटोन देखो सेम उसकी ही तरह है। मैं यहाँ पे आपको बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा होगा, पर मैं आपको राइट में बना के दिखाता हूँ। ये बहुत ही ईजी वे में बना के दिखाता हूँ आपको मैं अभी, ठीक है। पिछला वाला स्ट्रक्चर गलत था, मुझे डाउट हो रहा था, इसलिए मैंने यहाँ पे चेंज कर दिया। देखो इसमें क्या है, दो क्लोरीन है, ठीक है। मैंने ये 2 क्लोरीन ले लिया, ठीक है। ये रहा सेम ऊपर वाले की तरह ही है, बस यहाँ पे PT की जगह पे 2 क्लोरीन ले लिया प्लेटिनियम की जगह पे, ठीक है। सिस फॉर्म में बना दो Cl। देखो ऊपर वाले की तरह एकदम काइंड ऑफ ये पूरा स्ट्रक्चर सेम हो गया। अब राइट में जो है ना उसमें हमें बनाना है बेंजीन, फिर यहाँ पर भी बनाना है बेंजीन, और यहाँ पे एक Cl और यहाँ पे Cl जोड़ देना है। दैट्स हाउ इट यू कैन मेक इट वेरी इन अ वेरी सिंपल वे। तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हो। बाकी आपको पता है कि किस लिए यूज़ होगा। एड्रेनल कॉर्टेक्स को सप्रेस करता है, वहाँ पे जितने भी हार्मोन्स वगैरह है उसको रेगुलेट करने पे मदद करता है, मतलब कम कर देता है रेगुलेशन। और ट्यूमर या फिर कसिंग सिंड्रोम्स में इसको यूज़ करा जाता है, ठीक है, जिसमें मास बॉडी वेट ये सब बहुत कम हो जाता है। तो दैट वाज द एंड ऑफ दिस यूनिट। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।